सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टॉक मार्केट से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं और आज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर गया है, नई बुलंद तरीन सतहों को छू रहा है और 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 59,000 की हद अबूर कर गया। आज 59,500 से जायद की हद को छूकर फिर वापस आकर 59,022 पर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है और ट्रेडर्स कितने खुश हैं और आने वाले दिनों में ये इंडेक्स कहां तक जा सकता है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे मौजूद हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ही मौजूद हैं। उनसे वहां की सूरत हाल जानेंगे। कफील, बताइएगा ट्रेडर्स कितने खुश हैं एक इस नए रुझान से? नए ट्रेडर्स भी आ रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो रही है कि इतनी जबरदस्त चल रही है मार्केट और ऑल टाइम हाई हर गुजरते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट में आज ट्रेडिंग के दौरान एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है और तारीख जो है वो रकम कर रहा है। स्टॉक मार्केट 59,502 का मार्केट ने हाई बनाया था पहले सेशन के अंदर। और अमीन साहब मेरे साथ हैं। अमीन साहब, सेंटिमेंट क्या है? ज़्यादा मार्केट जो है वो बढ़ रही है, ताहम शेयर्स की जो कीमतें हैं वो ताहाल कम है आज भी, क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट में सुबह से आप देख रहे हैं कि बाइंग देखने में आ रही है, प्लस नंबर्स भी मार्केट ने दिखाए और पूरा वीक अगर एनालाइज करें तो पूरे वीक में मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई। एक सेशन था जिसमें मार्केट ने मंडे ट्यूसडे को 14 पॉइंट्स करीब फ्लैट गई थी। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है। उसकी वजूहत है, देखिए, इन्वेस्टर्स वापस मार्केट में आ रहा है और लोग फिक्स से कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ रहे हैं। उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट ने अब कम होना है और यहाँ पर देखिए कैपिटल गेन है, प्लस डिविडेंड यील्ड है और कंपनीज परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। और प्लस ये सारा जो काम है ना, देखिए, इंटीरियम गवर्नमेंट ने अगर काम किया उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। आईएमएफ इतना स्मूथ हो गया। देखिए, अब जब आईएमएफ हो जाएगा तो बायलैटरल एजेंसी से जो आपको फेयर था कि 2024 में आप मीट नहीं कर सकेंगे अपनी ऑब्लिगेशन, मुझे नहीं लगता वो आसानी से मीट हो जाएंगे और आपको वहाँ से लोन्स और भी मिल जाएंगे और इकोनॉमी आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन ये बताएं कि जो 2017 के अंदर तकरीबन $100 बिलियन का जो है वो मजमूई सरमाया था मार्केट का, आज वो 30 बिलियन के आसपास है। वो इतना कम, क्या वजूहत समझते हैं आज? देखिए, उस टाइम पे डॉलर 104 रुपये का था और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन थी। अभी आप डॉलर जो देख रहे हैं 285 का, तो ऑब्वियसली वो तो रुपी टर्म में आपका कम ही होगा, तो डॉलर टर्म में कम होगा जब आप कन्वर्ट, क्योंकि आपका रुपी डेप्रिशिएट कर चुका है काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट आप देखें ना, ट्वाइस, ये 2.5% आपका 2.25% आपका रुपी है ना डेप्रिशिएट कर चुका। अगर आप कंपैरिजन हम ब्रेक करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, आप समझते हैं या अभी सेकंड सेशन के अंदर समझते हैं? देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये रोल ओवर वीक में भी मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट नेगेटिव नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बायर ज़्यादा है, सेलर कम है। लोग अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लोग जो फेयर था कि डिफ़ॉल्ट होगा, पेमेंट नहीं हो सकेगी, ये हो जाएगा, वो होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो मंथली वो भी लोअर साइड पे आ रहा है। तो चीज़ें देखो, जब बेहतरी होती है तो ऑब्वियसली जब अच्छी चीज़ें होती है तो लोग सेंटिमेंट भी बेहतर है और चीज़ें भी बेहतरी हैं, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर तो मार्केट में आएगा। ठीक है जी, इन्वेस्टर आ रहा है, ये अमीन साहब में कहना था और उनका कहना ये था कि इस वक्त सेलर कम है और जो है वो ख़रीदार जो है वो मार्केट में ज़्यादा है और उनका यही कहना था कि सेंटिमेंट पॉजिटिव और 60,000 का जो लेवल है वो भी मार्केट में अब ब्रेक होने जा रहा है। कफील, बहुत शुक्रिया। कफील इस वक्त मौजूद थे लोकल इन्वेस्टर के साथ और मार्केट की सूरत हाल से वो आगाह कर रहे थे कि 100 इंडेक्स जो इस वक्त नई बुलंद तरीन सतह पर जा रहा है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अवामिल हैं और अब ये कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है, इस पर ज़रूर सवाल उठता है और ये भी देखना होगा कि ये 59,000 से अब ये हद अबूर की है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे कि ये अगले 2-3 माह में 70,000 की हद भी अबूर कर सकता है और अगर यही स्टेबिलिटी मार्केट में रही तो शायद आने वाले दिनों में कोई बईद नहीं कि ये 1 लाख तक भी पहुंच जाए और उस वक्त जाहिर है कि जो नए इन्वेस्टर्स होंगे उनका हौसला बहुत बढ़ेगा और एक रुझान नया पैदा होगा उनको इस मार्केट में लाने में और उनकी सरमायाकारी को इसमें इंक्लूड करने में। लेकिन अब यहाँ ये भी सवाल है कि क्या ये सिर्फ जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ये सूरत हाल सिर्फ वहीं तक महदूद है या एक छोटा इन्वेस्टर भी, चूँकि कोई भी जब किसी नई मार्केट में आता है तो वो छोटे पैमाने पर भी इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके नताइज सामने आने तक वो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो क्या एक छोटा इन्वेस्टर भी इस वक्त फ़ायदे में? ये वो बहुत सारे अहम सवालात हैं जो कि आज मेहमानों के सामने हम रखेंगे भी ताकि एक सूरत हाल वाज़े हो सके कि ये कोई एक बबल नहीं है, बल्कि जो गुज़िश्ता चंद दिनों में इक़दामात उठाए गए हैं हमारी रियासत की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, ये उसके फ़वाइद हैं जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट की बेहतरी की सूरत में सामने आ रहे हैं। वरना कुछ महीनों पहले तक हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट शदीद मुश्किलात का शिकार थी और बहुत गिरावट का शिकार थी और नए इन्वेस्टर्स का रुझान ही नहीं था कि वो आएँ और यहाँ पर सरमायाकारी करें, बल्कि जो पुराने इन्वेस्टर थे वो भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे और एक मुश्किल चैलेंज को
मुकम्मल तौर पर अबूर किया और उसको पूरा किया और हालात अब काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, बल्कि न सिर्फ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं बल्कि एक स्टेबिलिटी भी स्टॉक मार्केट के नंबर्स में इंडेक्स की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमें देखने को मिल रही है। और आगे आने वाले दिनों में चंद दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है तो इस मार्केट से और भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और सिर्फ यही सेक्टर नहीं बल्कि इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत है, आने वाले दिनों में जैसे ही IMF की अगली किस्त पाकिस्तान को मिलेगी तो उसके बाद पाकिस्तान के माशी अशारिये मजीद कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। शाहिद अल हबीब साहब CEO लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की ऑल टाइम हाई है, क्या माजी में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं रही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की? और ये भी बताइएगा कि ये एक शॉर्ट टर्म बबल है या फिर ये एक स्टेबिलिटी है और ये कंटिन्यू करेगी आने वाले दिनों में भी? माजी में ऐसी सिचुएशन जो है वो कभी कभी हमने देखी है। 2000 मेरा ख्याल से 12, 13, 14 के सालों में जो है ऐसी सिचुएशन थी और ये बबल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि दीज आर बेस्ड ऑन नंबर्स। माशाल्लाह से हमारी मार्केट में पोटेंशियल है और हमारी मार्केट के जो रीजन हैं वो एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई है, इन्फ्लेशन जो है वो पीक आउट हो गया है, इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया है। तो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट अब जो है वो आगे जाके जो है वो नीचे आना शुरू होगा, ईज ऑफ होना शुरू होगा। इसके अलावा जो करेंसी है वो हमारी स्टेबल हो गई है, जो पहले बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी और डॉलराइजेशन हो रहा था। हर कोई जो है वो डॉलर में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था और बाहर पैसे अपने भिजवाने की कोशिश कर रहा था। तो अब जो है वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया हमारे इन्वेस्टर्स को और हम जो है यहाँ पे PKR डॉलर पैरिटी में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इसके अलावा IMF के साथ जो हमारा अरेंजमेंट हो गया है, जो कि $3 बिलियन की जो हमारा अरेंजमेंट है, जिसमें सेकंड ट्रांच हमें उसके लिए अप्रूवल हो गया है और ये कॉन्फिडेंस शो करता है। हमारे सारे जो इकोनॉमिक बेंचमार्क थे वो उन्होंने देखें कि हमारे पूरे हुए हैं और इसके बाद अप्रूवल हुआ है। और इकोनॉमिक और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी और जो डिविडेंड पे आउट थे वो अभी पिछले 3-4 महीनों में आपने देखे कि बड़े अच्छे रहे हैं। सितंबर के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, जो कि 44-45% हायर आए हैं पिछले कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से। और इसके अलावा जो डिविडेंड पे आउट था, खुसूसन बैंकिंग सेक्टर में डिविडेंड पे आउट रेशियोज बड़े अच्छे रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। इवन अगर ये वैल्यूएशन, आज की वैल्यूएशन भी मैं आपको देखूं तो ये भी अभी तक 4.4 टाइम्स 4.5 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लो मल्टीपल्स, बिकॉज हमारा एवरेज मल्टीपल जो है वो 7.5-8 के करीब रहा है। सही। तो शायद साहब ये बताएगा कि इस सूरत हाल में छोटे बड़े तमाम इन्वेस्टर्स ही इस वक्त फ़ायदे में हैं। ये मार्केट की जो इस वक्त बढ़ती हुई परसेंटेज है, कोई ऑलमोस्ट 45% इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन क्या शेयर्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है? फ़ायदा सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स को हो रहा है या एक छोटा इन्वेस्टर भी इस वक्त फ़ायदे में? नहीं, मेरे ख्याल से छोटे इन्वेस्टर्स भी मार्केट में बहुत तेजी से आ रहे हैं और अगर आप देखें तो अकाउंट ओपनिंग के रेशियोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। पिछले 1-1.5 महीने में अच्छे खासे अकाउंट खुले हैं, क्योंकि मार्केट में जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सहूलत अकाउंट भी बड़े अच्छे खुले हैं, जिसकी टोटल साइज जो है वो 10 लाख की होती है और इसके अलावा दूसरे अकाउंट्स भी खुले हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड तेजी हुई है, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बड़े हाई नेटवर्थ भी आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टर्स भी आते हैं। उन सब लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है और सब लोगों ने ब्रॉड बेस मेरे ख्याल से ये रिटर्न बने हैं, हर स्टॉक्स में भी बने हैं और हर इन्वेस्टर्स के बने हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ने या चंद इन्वेस्टर्स ने इस तेजी में का। और शायद साहब ये मार्केट के तमाम सेक्टर्स में सूरत हाल एक ही जैसी है या कुछ सेक्टर्स और कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी ऐसी हैं जो कि अभी डाउन है और उनको अभी अप करने के लिए अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है मार्केट में? जी, मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और जिसको मार्केट ने उसकी वैल्यूएशन को अभी तक डिपेक्ट नहीं किया और मार्केट में ज़्यादातर तेज़ी जो है मतलब सिक्लिकल और इस तरीके की सेक्टर्स में आए हैं। और जो एनर्जी का सेक्टर है वो अभी इतना ज़्यादा वैल्यूएशन डिपेक्ट नहीं कर रहा। जो पॉजिटिव जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो सर्कुलर डेट जो है वो अब गोइंग फॉरवर्ड नहीं हो रहा और इसकी वजह से जो है वो अर्निंग जो है वो उनकी कैश अर्निंग हो रही है। बहुत सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज की और इवन पेट्रोलियम कंपनीज की भी
तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पोटेंशियल है भी बहुत, और वहाँ पे जो अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं, पर्टिकुलरली एनर्जी के ऊपर जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स हैं। अच्छा। और जिसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट होंगे गोइंग फॉरवर्ड। और शायद साहब ये इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा अभी इलेक्शन से पहले के दिनों में तो हम देख रहे हैं कि ये नज़र आ रहा है मार्केट के एक मार्केट राइज पर जा रही है और ऑल टाइम हाई पर जा रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे इलेक्शन डेज आएंगे और फिर उसके बाद एक नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन के बाद नया एक पॉलिटिकल सेटअप आता है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बड़ा कनेक्ट करती है मार्केट। तो उन दिनों में ये सूरत हाल कंटिन्यू करेगी या फिर कहीं कोई इफेक्ट होता आप देख रहे हैं मार्केट में? जी, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेगी, बिकॉज जो डिफिकल्ट स्टेप्स जो हैं वो ये केयर टेकर सेटअप जो है वो ले रहे हैं। और अमूमन ये अच्छी बात होती है कि जो भी केयर टेकर सेटअप होता है वो ज़ाहिर है उनकी प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की होती है, और जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं वो करने होते हैं। और अमूमन जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो आपको वो सारे डिसीजंस करने होते हैं। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए आसानी होगी कि उनको ये सारे स्टेप्स हुए होंगे और वो सिर्फ उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, और आगे जाके अगर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज हैं और जो ब्लीड कर रही हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से हैंडल ये लोग कर लें, इधर ये वाली गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की फिर कंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा शायद साहब बस आखिर में बता दीजिएगा कि किसी नए इन्वेस्टर के लिए क्या ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, या फिर जब मार्केट डाउन हो उस वक्त नया इन्वेस्टर आए और जब फिर मार्केट हाई की तरफ जाए तो फिर वो फायदे में आए? एक बेहतरीन टाइम कौन सा होता है, अगर ब्रीफली आप बता सकें? देखें, इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई तो पिछले 4 दिन से हो रही है ना। मतलब आज से अगर मंडे से शुरू करूं तो मंडे को भी ऑल टाइम हाई थी और आज फ्राइडे हो गया, आज भी ऑल टाइम हाई है जी। तो मार्केट इज क्रॉसिंग इट्स प्रीवियस पीक। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में पोटेंशियल है, आपको फंडामेंटल्स देखने हैं। मेरे ख्याल से मैं इन्वेस्टर से ये कहूँगा कि हर ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च से ताल्लुक ज़रूर रखें, उनसे पूछें, फंडामेंटली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अभी भी मार्केट का मल्टीपल 4.5 का है, 4.4 टाइम्स का है, तो अभी भी पोटेंशियल बहुत है। हमारा एवरेज मल्टीपल 7.5 का है। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट कम होता जाएगा इंशाल्लाह मार्केट और बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अल हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब के बता रहे थे कि इस वक्त मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और आगे भी ये पॉजिटिव रुझान आने वाले दिनों में ये होता देख रहे हैं। अब ये मार्केट तो हाई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि डाउन है, जहां लोगों को मुश्किलात का सामना है। और खाद की इस वक्त ब्लैक में फ़रोख्त ने काश्तकारों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। खाद की अदम दस्तियाबी और महंगे दामों फ़रोख्त से गंदम की पैदावार भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर वापस आएंगे। खालिद खोखर साहब सदर किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 12,500 से 13,000 के दरमियान है, लेकिन 15 से 16,000 रुपये इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है हमारे मुल्क के किसानों को। खालिद खोखर साहब सदर किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये जब हुकूमत ने कीमत मुकर्रर कर दी है उस पर फिर उस कीमत पर खाद आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? ये हुकूमत इस वक्त कहाँ गायब है, क्यों अपनी रेट को कायम नहीं कर पा रही? देखिए जी, पिछले काफी कम से कम 1-2 सालों से हम यूरिया ब्लैक में परचेज कर रहे हैं। तकरीबन हमें ऑन एवरेज 800 से 1000 रुपया ब्लैक में मिल रही है। अगर इसको हम 800 रुपया ब्लैक में लगाएं तो साल का हमारा बनता है कि हम 100 अरब रुपया माफिया को दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। 100 अरब रुपए एक साल का। हुकूमत अगर हमें कुछ सपोर्ट करना भी चाहे सब्सिडी देके, तो वो हुकूमत क्या देगी? 20-25 अरब रुपए 20-25 अरब रुपया दे देगी। लेकिन हमसे 100 अरब सिर्फ यूरिया में लिया जा रहा है। DAP अलग है, नाइट्रोफास अलग है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो 2 तरह से है जी गंदम को। एक तो काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकेगा, जो जरूरत है वो जरूरत पूरी नहीं कर सकेगा। तो जब उसे ब्लैक पे मिलेगी वो अखराजात में वो कम इस्तेमाल करेगा, सही, यानी उससे हमारी पैदावार में कमी आएगी। देखें, मैं आपको हमने सबक नहीं सीखा। पिछले साल गंदम की कमी की वजह से 24 खवातीन हमारी लाइनों में शहीद हुई थी। पूरा दिन 5-5, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी। ये हालत आ चुकी थी हमारे आटे रहने की। तो अब हमें उससे सबक सीखना चाहिए था कि इस दफा हमें खादें वाफिर मिकदार में होती और सब्सिडाइज होती। अब ये देखें ना कि इंडियन काश्तकार को यूरिया किस रेट पे मिलती है? इंडियन रुपीज में 270 रुपए की है और वो पाकिस्तानी जाके बनती है को 800 रुपए की, सही, पाकिस्तानी रुपीज में यूरिया का एक बैग। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल हमें वही बैग इस वक्त
उसका जो रेट है वो 3200 भी नहीं रहा। अब रेट उन्होंने दो तरह के रेट है, एक 3410 रुपए और एक 3595 रुपए रेट है। कुछ कंपनीज का मुख्तलिफ रेट है जो इनके रेट है। और खालिद साहब ये जो आप ब्लैक में खरीद रहे हैं और ये जिस माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही रूटीन डीलर्स हैं, ये वो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं जो कि आम तौर पर उन पर पाबंदी है कि वो हुकूमती नर्ख में फरोख्त करें, या फिर ये माफिया कोई और है और वो जो डीलर्स हैं वो अलग हैं? नहीं वही है जी। और देखेंगे डीलर के बगैर तो खाद आ ही नहीं सकती सर। देखे ना, कंपनी से डीलर ही बुक करवाता है ना, कोई और तो बुक नहीं करवा सकता। फार्मर अपने अकाउंट में बुक कराना चाहे तो उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत है, उसको कंपनी देती नहीं फर्टिलाइजर। वो उनके एक रजिस्टर्ड डीलर है, वही डीलर लेके आते हैं और वही डीलर नेटवर्क है और वो डीलर ही सारा कुछ करता है। और उससे मैं काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में यह नहीं बता सकता कि काश्तकार तो एक ही चीज डिमांड कर रहा है इस वक्त इस रियासत से कि रियासत की रेट कायम हो, जो नहीं है। तो खालिद साहब, ये 12,500 वाली चीज अगर 16 साढ़े 16,000 में आपको मिल रही है, ये जो 4 साढ़े 4,000 का दरमियान में ये फर्क आ रहा है, ये फिर पूरा का पूरा डीलर की जेब में जा रहा है। आपको भी पता है, डीलर को भी पता है और हुकूमत को भी पता है। मैं आपको अर्ज करूं 15-16 हजार नहीं है उसका रेट इस वक्त ना 12,500 वाली तकरीबन 14,000 में सेल हो रही है इस वक्त। अच्छा, तो ये 1500 का डिफरेंस को थोड़ा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये अरबों में जाके बनता है जी, सही अरबों रुपीस में। और काश्तकार की जेब से छीना जाए, लेकिन काश्तकार के तो हालात बुरे हो चुके हैं। आप देखें ना, काश्तकार को मक्की का रेट नहीं मिला, काश्तकार को कपास का रेट नहीं मिला, वहाँ रियासत के रेट खराब है। लेकिन खालिद साहब, ये कई आपके कई कोलीग से हमारी बात हुई है और वो ये बता रहे हैं कि ये 15,500 भी और 16,000 भी, और कहीं कहीं एक आदमी तो ये बताया कि 16,500 भी कहीं कहीं ये मिल रही है डीएपी। देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं एक प्रैक्टिकल काश्तकार हूँ। अच्छा, ठीक है जी। बहुत सारे काश्तकार तंजीमें हैं, बहुत सारे काश्तकार आते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी 1 एकड़ भी काश्त नहीं किया। अच्छा, ठीक है जी। मैं प्रैक्टिकल फार्मर हूँ क्योंकि मैं डीएपी परचेज करता हूँ, मैं यूरिया भी परचेज करता हूँ, मैं नाइट्रोफॉस भी परचेज करता हूँ, मैं एसएसपी भी परचेज करता हूँ, मैं पोटाश भी परचेज करता हूँ। इसलिए मुझे एक्यूरेट रेट का मुझे पता है कि किस रेट पे क्या चीज। और जो रेट आप बता रहे हैं वो भी जाहिर है कि कम नहीं है। 1500-1600 का भी अगर फर्क होता है तो फिर आप खुद बता रहे हैं अरबों रुपए किस किस में तकसीम होते हैं? नहीं देखिए जी, सिर्फ मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने 1 साल का डेटा निकाला है सिर्फ यूरिया का। 1 साल का 1 साल में हमने मिडल मैन को 100 अरब रुपया एक्स्ट्रा अदा किया है। 100 अरब रुपया। अच्छा, आप खुद अंदाजा कर लें इससे बड़ी फिगर और क्या हो सकती है। 100 अरब रुपए में बड़ी मोहतात आपको अर्ज कर रहा हूँ। 100 अरब से ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अब खालिद साहब, जो यूरिया आप ये 3200 का बता रहे हैं, ये भी जो हमने चेक करवाया है तो ये इसकी कीमत भी कोई 3900, कहीं 4000, कहीं 3800, ये ऐसी कीमत आ रही है। एग्जैक्टली नहीं, 4000 4,500 तक भी मुख्तलिफ जगह पे बिक रहा है जी। अच्छा, मुख्तलिफ जगह पे ना, कहीं 3600, 4000, 4,500 जहाँ उसका दाव लग जाए। और इन्होंने अब उसकी कीमत भी बढ़ा दिया। तो खालिद साहब, ये 100 अरब रुपया आप पिछले 1 साल में अदा कर चुके हैं इस माफिया को, और हुकूमत के इल्म में आप नहीं लाए। जो पिछली हुकूमत थी उसमें तो सारी सियासी जमातें शामिल थी, अभी निगरान हुकूमत है और बड़ी जबरदस्त कार्रवाइयां मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये हुकूमत कर रही है। मैं एक दफा नहीं, मैं काफी टीवी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, मैं अखबारों में दे चुका हूँ, मैं जाके मैं मुलाकातें कर चुका हूँ, मैं हर एक को बता चुका हूँ, हर एक तक अपनी आवाज पहुंचा चुका हूँ। अच्छा, ठीक है जी। तो मुतालिका मिनिस्टर से आपकी बात हुई है, जो पिछले जो मिनिस्टर से या इस अभी जो निगरान हुकूमत में जो गुजरा है? मेरी पिछले से भी बात हुई थी, जो निगरान है उनसे भी मेरी बात हुई है। मुझे निगरान मिनिस्टर मेरे दोस्त है पुराने, डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब। अच्छा, मुझे वो बेबस से लगे, बिल्कुल बेबस लगे कि उनके अख्तियार में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, जो काश्तकार है वो मुहब्बे वतन है, वो जमीन का जो उसके पास अल्लाह ने टुकड़ा दिया हुआ है वो यहाँ से उठा के किसी दूसरे मुल्क पे मुंतकिल नहीं कर सकता। वो जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह का दिया और रिस्क पहुंचाता है। तो जब उसे जाके कंट्रोल रेट से ज्यादा अगर अदायगी करनी पड़े, फिर उसकी फसल का रेट पूरा ना मिले, तो उसके जज्बात क्यों होंगे उस वक्त? गवर्नमेंट ने खुद 8500 रुपए कॉटन का रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी, वो अगर रेट 6000 रुपए के ऊपर, अगले साल कपास नहीं लगेगी। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा। आम आदमी से ज्यादा बाकी मुल्क का नुकसान है जी। हमारी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन है। अगर कॉटन पाकिस्तान में काश्त नहीं हो, क्या हम हर चीज इंपोर्ट करेंगे? क्या हमारे लिए बात शर्म नहीं है कि अभी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस वक्त हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की बहुत बड़े लेवल पे कास्ट हो रही है, बड़ी कास्ट हो रही है, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे अगर हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर लें तो खालिद साहब ये वाली ये रिक्वेस्ट तो आपने पहले ही बताया, आप तो मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन उस मुलाकातों के नताइज क्या निकले? कोई यकीन दहानी आपको कराई गई, कोई डेडलाइन दी गई कि आपके इस मसले को हल किया जाएगा? मैं आपको अर्ज करूं कि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। आज से कोई एक हफ्ता पहले कुछ प्लांट बंद हो रहे थे यूरिया के जी, तो मेरे इंटरव्यून करने से हमने वो बात आर्मी चीफ तक पहुंचाई, बहरहाल वो उनको बंद ना करने दिया गया। एक्चुअली इस वक्त मैं आपको इश्यूज बता देता हूँ। इशू ये है कि इस वक्त फार्मर के लिए ये पाकिस्तान में पहली दफा है कि यूरिया के जो कंट्रोल रेट है वो 3 रेट है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, कभी भी नहीं हुआ। उसकी वजह जब मालूम की तो पता चला कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री को गैस मुख्तलिफ रेट कर रहा है, उसी हिसाब से उन्होंने रेट तय किए हुए हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक फार्मूले की एक चीज खरीद कर रहे हैं, उसका रेट और है, उसका और है, उसका और। लेकिन यहाँ ज़राअत की तरक्की के लिए अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा, जहाँ से आप 15 से 20 हजार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट। तो खालिद साहब, ये जो SIFC बनाई गई है, अब इसमें तो जाहिर है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये इस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद क्या ये जो आपकी शिकायतें हैं ये या जो आपकी तजवीज़ हैं इन पर अमल हो सकेगा? और SIFC का हमें फायदा ये हुआ कि उसने प्लांट बंद हो रहे थे, SIFC को इतला दी, वो बंद ना हुए। अच्छा, वरना वो बंद होते। अच्छा, अब भी हम अपनी तमाम गुजारिशात SIFC को पहुंचा रहे हैं जी इस वक्त। अगले साल कॉटन की काश्त के लिए मैं खुद पहुंचा रहा हूँ, अभी गंदम के लिए हम लिख रहे हैं, उनको भेज रहे हैं कि खसूसन बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर के लिए, खाद की अवेलेबिलिटी के लिए, कि काश्तकार को कम से कम जाके एक्स्ट्रा पेमेंट ना करनी पड़े। अच्छा, जो उसका कंट्रोल रेट है काश्तकारों को दे और लेकर, और वाफिर मिकदार में मौजूद होनी चाहिए कि उसे लाइनों में नहीं लगना चाहिए। देखें जी, काश्तकार आपके लिए काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रही है, पूरी कौम के लिए वो काम कर रहा है। आप सुबह दोपहर शाम जो खाते हैं वो काश्तकार ही उसको अल्लाह के हुक्म से SIFC से क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? उनके पास ये मैंडेट है कि वो आपकी इन तजावीज पर अमल दरामद करवा सकें? बिल्कुल उनके पास मैंडेट है जी। देखें ना, एक में प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है, उसमें आर्मी चीफ भी है, चारों चीफ मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर भी है, तो पूरा फोरम है ना वो। एक छत के नीचे तमाम फैसले हो सकते हैं। उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर हम फाइल लेके अगर ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी तो काम को रोक के मजा लेती है। खालिद साहब, SIFC तक आप ये तजावीज पहुंचा रहे हैं और अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऑटोमेटिकली चार्जशीट हुकूमत के खिलाफ बन गई है कि हुकूमत इस मसले को नहीं हल कर सकी, उस प्लेटफॉर्म से आपको रिलीफ नहीं मिला, इसलिए आपको SIFC के प्लेटफॉर्म पर जाना पड़े? बिल्कुल हम वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल हम वहाँ भी जा रहे हैं, हम लिम्स के इदारे में भी जा रहे हैं, आप बार बार अपनी बात वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद। मसाइल इस वक्त हमारे मुल्क के किसान को दरपेश हैं, उस पर रोशनी डाल रहे थे, तजावीज़ भी उन्होंने दी, हल भी तजवीज़ किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ी कमी आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक अभी मजमूई ज़खायर 12 अरब 30 करोड़ 23 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं। 23 करोड़ डॉलर की यहाँ पर कमी देखी गई है। और फिर सिर्फ यही इस वक्त सूरत हाल नहीं है, बल्कि एक IMF का टेक्निकल वफ़द पाकिस्तान आने वाला है। अगले हफ्ते जब वो पाकिस्तान आएगा तो एक टैक्स पॉलिसी से मुतालिक बात की जाएगी और टैक्स नेट को पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए कुछ तजावीज़ सामने रखी जाएंगी और एक हफ्ते तक वो मुज़ाकरात चलेंगे। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वापस आएंगे, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अब ये मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह क्या है और क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, और फिर IMF का जो टेक्निकल वफ़द आ रहा है, फिर गैस की कीमत जो बढ़ रही है उस पर सनतकार बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। खाकान नजीब साहब साबिक़ मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में एक बड़ी कमी हम देख रहे हैं, ये 23 करोड़ 32 लाख डॉलर्स की जो कमी आई है, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। ये चूँकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ पेमेंट्स भी करनी होती हैं, उस में ये कमी है या रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो कोई फिक्र वाली बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली तो बात यह है कि IMF के प्रोग्राम में जब हम जुलाई में गए तो ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम थे, 4 अरब डॉलर से भी नीचे थे। फिर एक अच्छा चंक पाकिस्तान को मिला जब फंड का प्रोग्राम हुआ, मल्टीलैटरल्स की मनीज फ्लो इन की, तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर तक बिल्ड हो गए थे। उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान ने थोड़ा सा इंपोर्ट्स पे कदगन उठाना शुरू की। ये कदगन इसलिए उठाना शुरू की कि IMF के प्रोग्राम में जाते ही आपको उम्मीद होती है कि आप नए जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं और बाकी फ्लोज भी मल्टीलैटरल्स के, बायलैटरल्स के, कमर्शियल के और जो जिनीवा के प्लेजेस हैं ये सारे फ्लो इन कर जाएंगे। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसमें से कुछ अभी तक फ्लो इन नहीं किए हैं उस तरह से। तो
फिर हमने जब रॉयल्टीज़ भी पे की इसके साथ साथ, जो हमारे पास हमने रोकी हुई थी, हमने डिविडेंड्स कंपनीज के पे करना शुरू किए। सो इन डेट पेमेंट्स की वजह से जो इस साल पाकिस्तान को तकरीबन 25 अरब डॉलर की एक्सटर्नल पेमेंट करनी है, इंक्लूडिंग दी रोल ओवर्स, इंक्लूडिंग दी करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस दफ़ा होगा। अब ये पेमेंट्स तो चलती रहती हैं। अच्छा। अब उम्मीद करें कि आपको $700 मिलियन IMF के और 1 से 1.5 अरब डॉलर तकरीबन उन मल्टीलैटरल्स का जो कि रुका हुआ है इसीलिए कि IMF के प्रोग्राम का जो पहला रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाए और कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाए। वन इज़ होपिंग कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद आई एम श्योर वो अश्योरेंसेस ले रहे हैं इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए कि जो फाइनेंसिंग है, जो असल जुज़ होता है किसी भी IMF प्रोग्राम का, वो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को तो वो उसको इंश्योर कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में भी ये काम किया, सफारत खाने जाकर उन्होंने मुलाकात की, फिर मल्टीलैटरल से। सो वो जैसे ही एश्योरेंस हो जाएगी मैनेजमेंट में वो प्रोसेस गुजरेगा और फिर बोर्ड अप्रूवल के लिए जो ये 2 इंस्टॉलमेंट्स आनी है जो कि अभी दिसंबर के एक फर्स्ट वीक में और फिर आगे फर्दर अगले जायजे के बाद वो इंस्टॉलमेंट आएगी, तो ये पाकिस्तान की अगले 6 माह से 1 साल तक की जो ज़रूरियात हैं, जो पेमेंट्स हैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को करनी, ये उसके लिए काफ़ी होंगी या फिर हमें कुछ और ममालिक की तरफ या कुछ और ऐसे इदारों की तरफ भी देखना पड़ेगा? तो ये आपने बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखे। देखिए FY24 में मालियाती साल चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को ये जो 25 अरब डॉलर हैं इनको इंश्योर करने के लिए बहुत से रोल ओवर्स, तकरीबन 12 अरब डॉलर के रोल ओवर्स इंश्योर करने हैं। उसमें से 1-1.5 अरब का रोल ओवर हो गया है, बाकी रोल ओवर्स किए जा रहे हैं। कुछ मनीज जो हैं वो पाकिस्तान फ्लो इन कर चुकी हैं। सो 5-6 अरब डॉलर तो हमने सिक्योर कर लिया है, बाकी ये रोल ओवर्स हैं। उसके अलावा 5-6 अरब डॉलर में हमने अभी कमर्शियल फाइनेंसिंग तकरीबन 3.5 अरब डॉलर की लेनी है। हमने ये जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB और इन सब के पैसे मिला के 3 अरब डॉलर लेने हैं। जब ये सब रकूम आना शुरू हो जाएंगी तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल कि पाकिस्तान अपनी फाइनेंसिंग नीड्स इस साल की विद द हार्ड वर्क जो मैंने अभी आपके सामने रखा है कि ये सारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम लोन्स हमने इंश्योर करने हैं एंड दीज मनीज हैव टू फ्लो इन, तो ये अगर कर जाएंगी, जो कि मुझे कभी उम्मीद है कि IMF की अम्ब्रेला में रहते हुए ये पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान ये सिक्योर कर सके, तो हम अपने ये जो 25 अरब डॉलर के इनफ्लोज हैं इंश्योर कर लेंगे। और ज़र मुबादला के ज़खायर जो IMF के साथ गुफ्तगू हुई है और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने समझा है कि हम 9 अरब डॉलर के करीब ख़त्म करेंगे। सो अगर ये प्रोसेस इस तरह चलता रहा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। ठीक है, लेकिन अब खान साहब ये IMF की अम्ब्रेला के अंडर में अब जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह वो गैस की कीमत में इजाफे की उन्होंने कंडीशन रखी, गवर्नमेंट इसको पूरा कर रही है, उस पर हमारे सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट बंद करने की इस वक्त धमकी दे रहे हैं। और अगर ज़ाहिर है कि उसका एक वे आउट कोई ना कोई निकलना है, लेकिन अगर ऐसा एक दिन के लिए भी हो जाता है तो हमारी इकॉनमी को बड़ा डैमेज करेगा। अब इस सिचुएशन को कैसे अंडर कंट्रोल लाया जाए? ये आपने जो पॉइंट रखा है ना, देखें ये जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए और वो फॉलोइंग है कि पाकिस्तान का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं है जो 3 साल पर मुहित हो, जिसमें से कई मराइल हों, स्ट्रक्चरल काम हो, प्राइवेटाइजेशन हो, पाकिस्तान की बहुत सी जो फिस्कल इस्लाहात करने वाली हैं वो हों, डीरेगुलेशन हो। ये तो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का काम है। ये एक SBA है जिसमें कॉस्ट ऑफ सर्विस को इंश्योर करने के लिए कीमतों को बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा रखना ताकि डिमांड मुल्क की टूटे, जो कि टूट गई है बहुत, और उससे जो इन्फ्लेशन है उस पर काबू पाया जा सके। इसी तरह जो एक्सटर्नल फ्रंट है उसको संभालने के लिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी हैं वो यूज़ किए जा सकें। सो इसमें तो अभी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू स्ट्रक्चरल आपको सामने नहीं आ सकता, पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूर दिखाई देना शुरू कर रही है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी चली है, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया वो रॉ मटेरियल। थोड़ा सा अल्लाह का करना बेहतर ये है कि हमने एग्रीकल्चर को भी तवज्जो दी, सो वो भी चला है। डिवैल्यूएशन की वजह से आपकी थोड़ी सी जो इंपोर्ट है वो कम हुई है और वो एक्ट कर रहा है एज अ बफर जो डिवैल्यूएशन हुई, जो हमने रुपये की। ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद, ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स पूरी होने के बाद तो फिर पाकिस्तान अगली IMF प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा। जाहिर है कि IMF प्रोग्राम से अभी पाकिस्तान निकल तो नहीं सकता, उसके बगैर तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो फिर ये नई कंडीशंस पाकिस्तान पर लागू होंगी, गैस और ज़ाहिर है जो दीगर एनर्जी सेक्टर है उसमें कीमतों को और बढ़ाना पड़ेगा फिर, तो ये तो और मज़ीद मुश्किल वक्त आने वाला है।
सो अगर आप ये चाहते हैं कि ये मुश्किल वक्त ना आए तो आज से काम शुरू कर दीजिए। काम क्या है? आपको अपनी डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी खुद करनी है, आपको अपनी डाइवेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर की खुद करनी है, आपको अपना टैरिफ का रिफॉर्म खुद करना है, आपको अपना सब्सिडी का रिफॉर्म खुद करना है, आपको अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि बहुत रिजिड है, यानी कि हम उसको कम नहीं कर पा रहे, उसको रिफॉर्म करने के लिए जो आपने प्रोविंसेस में डिवॉल्व करनी है काम वो कीजिए, जो प्रोविंसेस से शेयर करने हैं सब्सिडी उसको कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम इतना सख्त ना हो और वो मोर स्ट्रक्चरल इन नेचर हो, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को सुलझाए, तो आप उसका प्रोग्राम भी बनाइए और उस पर अमल भी शुरू कीजिए। अब ये है वो कलीदी एजेंडा जो मैंने आपके मतलब 2 मिनट की गुफ्तगू रख दिया है। अब इसकी इतनी समझ पैदा कीजिए, वो टेक्निकल टीम पैदा कीजिए और याद रखिए कि एशिया की तरक्की वॉज अबाउट अ फ्यू गुड मेन एंड वेमेन। इंडिया की तरक्की अगेन 91 के मनमोहन सिंह के सारे जो रिफॉर्म्स थे वो उस पे बेस थी। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो इस तरफ आगे बढ़िए और अगला प्रोग्राम प्राइसिंग चेंजेस की बजाय लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल मैक्रो एंड माइक्रो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसको ठीक करने के लिए खुद डिज़ाइन कीजिए। होम डिजाइंड प्रोग्राम हो, वो मैक्रो स्टेबिलिटी भी और स्ट्रक्चरल मसाइल को भी हल करे, तो ताकि 5 साल बाद साहब ये जो जितने मसाइल की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये फिर इनका हल खुद से करने का आगाज़ ये कब से होगा? अभी भी हम देख रहे हैं कि IMF के वो एक IMF आता है, उसका एक खौफ होता है और वो फिर ये सारे काम करवाता है। इस तरह IMF का एक वफ्द आ रहा है, वो अभी टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा, तो वो टैक्स नेट 10 लाख लोगों का बढ़ाया जाएगा, फिर वो 50 से 60 लाख लोगों के टैक्स देने की बात हो रही है। ये इक़दाम पाकिस्तान खुद से अब इटसेल्फ क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कलीदी मसला है वो तो कॉम्पिटेंस पैदा करना है। ये इतनी कॉम्पिटेंस मांगते हैं, ये टेक्निकल काम है, ये प्रोफेशनल काम है। लेकिन जो प्लान्स होते हैं ना, वो तो नहीं डिफ़ाइन करते चीज़ों को, उनको लिखने वाले डिफ़ाइन करते हैं कि वो कैसे लिखे गए हैं, वो कैसे मॉनिटर हो रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बहुत आउटसोर्स किया हुआ है, बहुत डिपेंडेंस रखी हुई है आउटसोर्स्ड पॉलिसी पे। मैं अब भी जब सुनता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ये करेगा, वो मल्टीलैटरल्स वो करेंगे, इस अदारे से ये लोन आएगा तो हम टैक्स जमा करेंगे, ये सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी लोकल टीम बनाइए, उसको अच्छे पैसे दीजिए हर सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन में, एनर्जी में, पाकिस्तान का जो FPR है वहाँ पे, और ज़रूर मल्टीलैटरल से एंगेज के शुरू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना, माहिर माशा हमारे साथ मौजूद। बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो कि पाकिस्तान को खुद से उठाने पड़ेंगे, वो तजवीज़ कर रहे थे, और कुछ इक़दाम अब SCCP ने भी उठाए हैं। क्रिप्टो करेंसी और जुए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के इश्तिहारात पर पाबंदी लगा दी गई है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो इश्तिहारात इस तरह के आते थे उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। क्रिप्टो एक्सचेंज और जो ये जुए के इश्तिहारात थे इनको मुकम्मल तौर पर बैन किया जा रहा है। आवाम से सरमायाकारी करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतने की अपील की गई है। SCCP का ये बड़ा अहम कदम है। क्रिप्टो करेंसी और जुए के इश्तिहारात पर जो पाबंदी इस वक्त लगाई गई है, ये इतना ताख़ीर से कदम क्यों उठाया गया, जबकि सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हमने ये देखा कि इनके इश्तिहारात चल रहे थे और लोगों को अपील किया जा रहा था इन इश्तिहारात के ज़रिए। अहमद चनाई साहब साबिक CPLC चीफ़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में पूरी बात करते हैं। अहमद चनाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कदम बहुत ज़बरदस्त है SCCP का, लेकिन इतनी ताख़ीर से उठाने की क्या वजूहत हैं, जबकि हम देखते हैं कि खुल्लम खुल्ला ये इश्तिहारात चल रहे होते हैं, इनकी ब्रांडिंग की जा रही होती है, न सिर्फ सोशल मीडिया पर, हम मीडिया पर भी देख रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतना कहूँगा कि जब आए दुरुस्त आए। बात यह है कि देखिए, ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा था और बेतहाशा लोग जो हैं वो इसमें ना सिर्फ इसकी ट्रेडिंग कर रहे थे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और मुल्क का कीमती जो ज़र मुबादला है वो इसमें खर्च हो रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का जो एनुअल टर्नओवर था या डेली टर्नओवर है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टर्नओवर से ज़्यादा था। तो यहाँ लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कम इन्वेस्ट कर रहे थे और क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। ये काम सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बंद करने से नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें बैन करना पड़ेगा। एक तो ये क्रिप्टो करेंसी की बात आ गई और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जुए के प्लेटफॉर्म, जी हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज चल रहे हैं। बहुत सारे जो है वो प्राइवेट बैंकिंग जो है इन प्लेटफॉर्म पे चल रही है कि जिनको छोटे छोटे लोन चाहिए होते हैं 10,000 के, 15,000 के, वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए लेते हैं, 1,000, 1,500, 2,000 ऊपर दे देते हैं। और ये सिलसिला जो है पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इसमें
कुछ कीमती जाने भी चली गई, लोगों ने खुदकुशियां भी कर ली। तो ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म्स, ये जुए के सारे प्लेटफॉर्म और ये प्राइवेट लैंडिंग वाले के जो प्लेटफॉर्म हैं, इन तीनों पे जो है वो एक मैसिव क्रैकडाउन की ज़रूरत है। अगर हमने ये क्रैकडाउन नहीं किया और अगर हमने इसको इसी तरह चलाया तो देखिए लोग हमारे लालच में आ जाते हैं, ये समझते हैं कि जी फला ने क्रिप्टो में इतने कमा लिए, मैं क्यों पीछे रह गया, ये फला ने इस जुए में इतने कमा लिए तो हम क्यों पीछे रह गए, और मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ। ये किस्मत आजमाने वाली की एक बड़ी कसीर तादाद पाकिस्तान के अंदर है और ये इस पे काम करते रहते हैं। आज हमें लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की जो जायज़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, सीडीसी का हो। अब चिनाई साहब, जब आप क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा जरा इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ये क्रैकडाउन किस सतह पर और किस तरह का होगा, चूंकि लोगों की तो एक बहुत बड़ी तादाद, आपने खुद बताया कि भी ये स्टॉक एक्सचेंज से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट बन रही थी, तो ये किस तरह का क्रैकडाउन होगा? ये आम लोगों के खिलाफ होगा, सरमायाकारों के खिलाफ होगा? देखिए इसमें 2-3 अहम बातें हैं। हमारा सरमायाकार तो ये छोटे छोटे सरमायाकार होते हैं जो $1000-2000 के साथ काम करते हैं, और हम उनको क्या पेनलाइज करेंगे? हम इनकी एक्सेस बंद कर दें, और एक्सेस बंद करने के लिए ज़ाहिर है पीटीए की मदद लेनी पड़ेगी कि इस किस्म की तमाम वेबसाइट जो हैं उस पर एक मुकम्मल पाबंदी हो जाए और उस पर वो काम ना हो सके। दूसरा सबसे बड़ा जरिया यह है कि जो ग्रे हाउसेस पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, क्रिप्टो का भी कोई यहाँ लोकल लाइसेंस ऑफिस होगा, बाकी जितनी ये जुए की वेबसाइट्स हैं उनके भी जो है वो अपना लोकल ऑफिस ज़रूर होते हैं, बाइनेंस ट्रेड के भी जो है लोकल ऑफिस होते हैं। इन तमाम लोकल ऑफिस की निशानदेही जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, उनकी निशानदेही करके उनको बंद करें, उनको जो है वो पहले वार्निंग दें, फिर उनको फौरी तौर पे बंद करें, और उनको बंद करने से ही जो है मैं समझता हूँ मसाइल का हल होगा और ये क्रैकडाउन जो है वो मौसर साबित होगा। और ये भी अहमद साहब के ये फिर इसमें जितने भी जो भी सरमायाकार हैं, चाहे किसी का कितना पैसा भी लगा हुआ है, वो फिर मुकम्मल तौर पर उसमें डूब जाएगा। इस वक्त है कि वो अपनी सरमायाकारी को वापस ले सकें, उसको रिकवर कर सकें। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये एससीसीबी की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से एक सख्त वार्निंग देनी चाहिए और उनको एक टाइमलाइन डेडलाइन देनी चाहिए कि इससे पहले वो अपना सरमाया बाहर निकाल लें। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता तो फिर मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, जिम्मेदारी उस प्लेयर की है जो उस पर खेलता है। सही। और फिर सर ये तो ज़ाहिर है इस वक्त तक की ये बात हो जाएगी, ये तो एक शॉर्ट टर्म में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में इसकी कंटिन्यूशन कितनी ज़रूरी होगी, चूंकि आने वाले चंद माह बाद अगर ये फिर से सर उठाता है मामला और फिर से सिलसिला चल पड़ता है तो ये इसकी कंटिन्यूशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ लोगों को ये समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो हैं ये रातों रात अमीर तो बनाने की बात करते हैं, लेकिन जुए में आज तक कोई जीता नहीं है, जुए में सब लोग हारे हुए हैं। सही। मैं ये समझता हूँ कि एससीसीपी को जो है वो मुख्तलिफ जो हमारी अपना ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू जो है वो ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब, साबिक CPLC चीफ हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत को ठोस और मौसर इकदाम उठाने की सिलसिले में ज़रूरत है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।